हेलो बेटा। आज के हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। लास्ट का क्लास में हमने फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक पढ़े थे। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे। आज हम फंक्शन ऑफ आरबीआई पढ़ेंगे। ऑफ आरबीआई की फुल फॉर्म आपको पता ही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पहले भी बता चुका हूँ बेटा। इसके लिए एक्ट जो है वो पास हुआ है 1934 और ये बना था 1935 में। एस्टेब्लिश हुआ है 1935, मतलब पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा में इसके लिए एक्ट पास हुआ था 1934। राज्यसभा तो खैर उस टाइम होती नहीं थी, तो लोकसभा में एक्ट पास हुआ था। नेशनलाइजेशन जो है इसका हुआ है 1949 में, मतलब गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बन गया है ये इन 1949, गवर्नमेंट का बैंक बन गया है। चलिए, इसके बाद अब अगर हम इसके काम की बात करें, फंक्शंस का मतलब होता है बेटा वर्क। तो आरबीआई काम क्या करता है? तो पहला जो आरबीआई का काम है बेटा वो है इशू ऑफ करेंसी। बेटा सिर्फ कॉइन्स को छोड़ के प्लस 1 रुपये का जो नोट है इसको छोड़ के, ये दो चीजें आरबीआई इशू नहीं करता। बाकी जितनी भी पेपर करेंसी है बेटा ये सब इशू करता है आरबीआई। मतलब जितने भी नोट आप देखते हो सब के सब इशू करता है आरबीआई। इसके हमें कुछ बेनिफिट भी मिलते हैं बेटा। एक तो अगर दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन नोट पब्लिश करते हो तो बेटा नोटों की जो वैलिडिटी है वो नहीं रहेगी, फिर कंपटीशन होने लग जाएगा। मान लो दो तरह के आरबीआई होते हैं इंडिया में और दोनों नोट छापते, तो लोग ये कहने लग जाते कि इस आरबीआई का नोट ज़्यादा अच्छा है, उसका नहीं है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है, उसकी वैल्यू कम है। इसलिए ज़रूरी होता है कि आपके पास एक सिंगल अथॉरिटी हो जो ही नोट छापे और ये राइट और किसी के पास ना हो। तो इंडिया में बेटा ये राइट सिर्फ एक ही के पास है, आरबीआई के पास। अच्छा, आपको ये भी बता दूं, आरबीआई के पास पावर है बेटा कि वो मैक्सिमम 10,000 रुपये तक का नोट छाप सकता है। एक जीरो ज़्यादा लगा दी मैंने। 10,000 रुपीज़ का नोट आरबीआई मैक्सिमम लिमिट है बेटा इसके पास, कि ये 10,000 रुपये का नोट भी छाप सकता है। लेकिन छापता नहीं है बेटा क्योंकि उससे ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, कभी बात करेंगे ब्लैक मनी होती क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा फंक्शन है बेटा इसका जिसको बोलते हैं बैंकर एजेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। एक और नाम से भी इसको आप बोल सकते हो बेटा, और बैंक फॉर गवर्नमेंट भी आप इसको बोल सकते हो। अच्छा, मतलब समझना बेटा, जैसे जो पब्लिक है, मतलब हम और आप, ये सब कमर्शियल बैंक के साथ डील करते हैं। और कमर्शियल बैंक मैं आपको बता चुका हूँ बेटा, एसबीआई, पीएनबी, ये सब कमर्शियल बैंक्स हैं। हम लोग इनके साथ डील करते हैं। हमें कुछ भी पैसे जमा कराने हो, लोन लेना हो, सब हम लोग इसी से बात करते हैं। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है बेटा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट सब डील करती है बेटा आरबीआई के साथ। मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लोन लेना हो ना तो आरबीआई से ले लेगा, शॉर्ट टर्म लोन दे देता है, ये लोन दे देता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म लोन आरबीआई दे देता है। साथ की साथ बेटा ये तो हो गया, देखो 3 अलग अलग पॉइंट्स में हम इस पॉइंट को पढ़ेंगे, बैंकर, एजेंट और एडवाइजर के तौर पे। तो सबसे पहले तो हमने पढ़ा बैंकर के तौर पे। बैंकर, अगर बैंकर के तौर पे देखें तो भाई साहब, गवर्नमेंट का जो अकाउंट है उसमें जितनी भी पेमेंट होती हैं, जितनी भी रिसिप्ट्स होती हैं, मतलब जितना पैसा आता है जाता है, सब मेंटेन करता है आरबीआई। चाहे वो इंडिया से आना जाना हो या अब्रोड से हो बेटा, सब देखेगा आरबीआई। क्योंकि आरबीआई के अंडर अकाउंट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और वो सारा अकाउंट, जैसे हमारा तो कमर्शियल बैंक दिखता है, जितने पैसे सैलरी आनी होगी हमारी ले लेगा सैलरी, फिर हमें विड्रॉ कराने होंगे दे देगा। तो ये सब काम आरबीआई करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। तो ये तो बैंकर वाला काम हो गया बेटा। अच्छा, लोन भी देता है, ये भी मैंने आपको बता दिया कि ये लोन भी देता है।
तो ये हमारे जो फंक्शन है बेटा, ये हो गए हमारे आपके बैंकर्स वाले फंक्शन। आगे अगर हम लोग बात करें तो हमारा है बेटा एजेंट। बेटा एजेंट ना एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, मतलब अगर मैं किसी अपना एक एजेंट रख लूं तो मेरे बिहाव पे सारे काम वो कर देगा। समझ रहे हो एजेंट का मतलब क्या होता है? तो आरबीआई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे काम है बेटा। जैसे एक कंपनी शेयर इशू करके पैसा इकट्ठा करती है ना, ऐसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ट्रेजरी बिल इशू करके पैसा इकट्ठा करती है, जिसे टी बिल बोलते हैं बेटा। टी स्टैंड फॉर ट्रेजरी। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज होती हैं बेटा। एक पेपर सा होता है बस, उस पर एक वैल्यू लिखी होती है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, डिटेल में है बेटा हमारे सिलेबस में, आगे पढ़ेंगे। जैसे पेपर मान लो 1 लाख रुपए लिखा हुआ है इस पे। इस 1 लाख को बेटा इसकी फेस वैल्यू बोलते हैं, कि इसके फेस पे जो लिखा हुआ है इज नोन एज फेस वैल्यू। ये होते सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं बेटा, लेकिन करता आरबीआई है। आरबीआई इस पेपर को पब्लिक के सामने रखेगा और कहेगा यार ये पेपर दे रहा हूँ मैं आपको 90,000 में भी, लेकिन इसके ऊपर लिखा हुआ है 1 लाख, और मैं इसको खरीदना चाहूँ तो मुझे मिलेगा 90,000। मैं मतलब पब्लिक। अब ये 90,000 मैं खरीदूंगा तो 90,000 आरबीआई को मिल जाएंगे, ये सेंट्रल को दे देगा। और बेटा जब इस पेपर को मैं वापस करूंगा ना आरबीआई को एक टाइम के बाद, 3 महीने 4 महीने ऐसा कुछ टाइम होता है इसका। वैसे टाइम इसका बेटा अलग अलग होता है, 182 भी होता है, ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। अब इस पेपर को मैं अगर वापस करूंगा ना आरबीआई को, तो आरबीआई मुझे 1 लाख रुपए दे देगा। नहीं तो बेटा दिमाग लगाने वाली बात यह है, मैं इस पेपर को क्यों खरीदूंगा? बेनिफिट है बेटा। पहली बात तो सिक्योर हूँ मैं, पता है आरबीआई फ्रॉड नहीं करेगा। तो 90,000 में खरीदा, और फिर बाद में जब मैं वापस करूंगा तो 1 लाख मिल जाएंगे, 10,000 का बेनिफिट हो जाएगा। इसको बोलते हैं बेटा टी बिल। इससे सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या फायदा है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कई बार पैसे की कमी हो जाती है बेटा, लेकिन वो कमी 1-2 महीने के लिए ही रहती है, तो बड़ा लोन लेने की जरूरत नहीं होती। ऐसे टी बिल इशू करके, आरबीआई इशू करके, और तुरंत सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसे दे देता है। और जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसे आ जाते हैं, वो इन बिल को वापस खरीद लेता है और पैसे वापस दे देता है। तो ये पूरा एक फंक्शनिंग चलती रहती है। चलिए, तो ये हो गया हमारा एजेंट। तो आरबीआई कर रहा है भाई साहब, सेंट्रल गवर्नमेंट तो टी बिल बेच नहीं रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही, लेकिन बेचेगा आरबीआई। ये हो गया उसका एजेंट की तरह काम। अगर मैं एडवाइजर की बात करूं तो मैं आपको बताऊंगा बेटा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसके लिए आरबीआई सर्वे कराता है बेटा। मतलब टाइम टू टाइम ये सर्वे कराता रहता है, देखता रहता है इकोनॉमी की हालत क्या है, और इकोनॉमी की हालत के अकॉर्डिंग ही बेटा ये इसको एडवाइस देता रहता है कि अब आपको ये स्टेप्स लेने चाहिए। स्टेप्स इन द सेंस डिसीजंस, कि भाई टैक्स रेट बढ़ा दो, कम कर दो, सब ये सलाह देता रहता है बेटा आरबीआई, क्योंकि ये सर्वे कराता रहता है टाइम टू टाइम। ये हो गया बेटा इसका एडवाइजरी फंक्शन। तो आई होप 2 फंक्शन आपको समझ आ गए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस में से एक है बेटा ये, बैंकर्स टू गवर्नमेंट भी करके आता है, या बैंक फॉर गवर्नमेंट भी करके आता है। ये पॉइंट ऐसे आता है, ऊपर वाला पॉइंट लिखा नहीं आता, बैंकर एजेंट एडवाइजर, ये ऐसे लिखा नहीं आता, डायरेक्ट लिखा आता है नीचे वाली चीज। चलिए, और एक चीज और मैं आपको बता दूं बेटा, ये देखो ये 2 क्वेश्चन हैं, सॉरी, ये 2 क्वेश्चन हैं, फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक और फंक्शन ऑफ आरबीआई। 1 4 नंबर में ज़रूर आएगा, लिख के बैठ लो बेशक से। बोर्ड एग्जाम में या तो फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक या फंक्शन ऑफ आरबीआई 4 मार्क्स में ज़रूर आता है। ये आज तक का रिकॉर्ड है बेटा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं फटाफट। अगर हम लोग थर्ड फंक्शन की बात करें बेटा, तो थर्ड फंक्शन है इसका बैंकर टू द बैंक्स। चलिए, थर्ड फंक्शन से पहले बेटा मैं आपको पहले के 2 फंक्शन आपको वीडियो में दिखा देता हूँ, बुक में क्या लिखा हुआ है, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे।
सबसे पहले बेटा मीनिंग देख लीजिए, सेंट्रल बैंक होता क्या है। तो बेटा सेंट्रल बैंक एक सेंटर पॉइंट है जहाँ से पूरे कंट्री का फाइनेंशियल सिस्टम कंट्रोल होता है, मॉनेटरी सिस्टम कंट्रोल होता है, मतलब मनी से रिलेटेड जो सिस्टम है ना वो कंट्रोल होता है सेंट्रल बैंक से। सेंट्रल बैंक्स इन एंड एपेक्स, एपेक्स मतलब सुप्रीम, जैसे सुप्रीम कोर्ट होता है ना पूरे देश का, वो सिस्टम बेटा। इंस्टीट्यूट इन द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री, तो ये फाइनेंशियल स्ट्रक्चर और बैंकिंग का सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट की तरह है कि भाई इससे ऊपर कुछ नहीं है। इट इज़ द लीडर ऑफ मनी मार्केट, ये मनी मार्केट का लीडर है बेटा, मनी से रिलेटेड जो मार्केट है उसका ये लीडर है। इट सुपरवाइज, देखता रहता है कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, रेगुलेट, रूल बनाता रहता है उसके लिए, और कंट्रोल करता रहता है पूरे बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम को बेटा। ठीक है, इट इज कॉल्ड सेंट्रल बैंक बिकॉज इट ऑक्यूपाइज ए सेंट्रल पोजिशन इज मॉनेटरी एंड बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री। सेंट्रल, सेंटर बेटा मतलब एक जैसे सर्कल का एक सेंटर होता है ना, पूरा सर्कल उसी से कंट्रोल होता है, तो ऐसे ही ये है बेटा। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब पूरे कंट्री की गवर्नमेंट, ऐसे ही सेंट्रल बैंक मतलब सबसे ऊपर, टॉप, सुप्रीम बॉडी। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं फटाफट। देखिए बेटा, फंक्शंस की बात करें तो पहला फंक्शन है इशू ऑफ करेंसी। तो बेटा सबसे मेन यही है, यही इशू करता है। और ये जितनी करेंसी इशू करता है ना इसको उसको बोलते हैं हाई पावर्ड मनी, मतलब उसमें पावर है, वो सर्कुलेशन में यूज़ होती है और लीगल करेंसी है, और उस सब को बोला जाता है लीगल टेंडर मनी। भी लास्ट वीडियो में मैंने इसके बारे में आपको बताया था। अच्छा, कह रहा है यार इसके पास ना मोनोपोली राइट है। मोनोपोली मतलब सिंगल, अकेला है ये। नोट इशू टू द सेंट्रल बैंक, इट ब्रिंग्स अबाउट यूनिफॉर्मिटी इन नोट सर्कुलेशन। अगर दो होते तो बेटा नोट का सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता, इससे इसमें यूनिफॉर्मिटी आती है, मतलब एक रूपता आती है, एक जैसी चीज़ बनी रहती है। आगे कह रहा है इट इज़ ईजियर टू कंट्रोल क्रेडिट। अगर एक ही इंसान के हाथ में सारा कंट्रोल होगा तो उससे पूरे सिस्टम को कंट्रोल करना आसान हो जाएगा बेटा। तो उसके बारे में कह रहा है कि इससे लोन कंट्रोल करना, कंट्रोल क्रेडिट, क्रेडिट मतलब लोन, ये आसान हो जाता है क्योंकि एक सिंगल एजेंसी है, एक सिंगल ही अथॉरिटी है, मतलब सिंगल ही ऑर्गेनाइजेशन है। इट कीप्स द पब्लिक फेथ इन पेपर करेंसी। जब एक ही बंदा है बेटा जो नोट छाप रहा है, किसी और के नोट आ ही नहीं रहे मार्केट में, तो बेटा पब्लिक उस पर विश्वास करती है। इट हेल्प्स इन स्टेबलाइजेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी, और ये बेटा करेंसी की वैल्यू को डिक्लाइन भी नहीं होने देता। ठीक है, हमारे पैसे की वैल्यू गिरती है बेटा, इंटरनली मतलब देश के अंदर, और एक्सटर्नली मतलब डॉलर के कंपैरिजन में, कि $1 70 हो गया, $1 75 हो गया, उसको भी आरबीआई कंट्रोल करता रहता है। अच्छा, सेकंड फंक्शन है बैंकर्स एजेंट एंड एडवाइजर। इसके बारे में देख लो एक बारी। देखिए बेटा, बैंकर्स में कह रहा है एज ए बैंकर टू द गवर्नमेंट इट मैनेज द बैंकिंग अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो बैंक, मैंने कहा था बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट का अकाउंट होता है आरबीआई में, वो सारी रिसिप्ट पेमेंट सब करता रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट की। जैसे अभी रफेल आपने सुना है बेटा, रफेल आया इंडिया में, अब उसकी जो पेमेंट है वो करनी तो सेंट्रल गवर्नमेंट को है, लेकिन आरबीआई करेगा बेटा। इट परफॉर्म्स द सेम बैंकिंग फंक्शंस ऑफ फॉर द गवर्नमेंट एज कमर्शियल बैंक परफॉर्म्स फॉर कस्टमर। मतलब जो फंक्शन कमर्शियल बैंक हमारे लिए करता है ना, पब्लिक के लिए करता है, सेम फंक्शन आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए करता है। इट एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड मेक पेमेंट। जैसे हमारे लिए कमर्शियल बैंक पेमेंट कर देता है, पैसे रिसीव कर लेता है, ऐसे ही आरबीआई गवर्नमेंट के लिए पैसे पे भी करता है और रिसीव भी करता है। शॉर्ट टर्म लोन देता है गवर्नमेंट को आरबीआई। एजेंट की तरह बेटा मैंने कहा था सेल और बाय करता है ट्रेजरी बिल को, मैंने पीछे एक्सप्लेन कर दिया आपको। और ये पब्लिक से लिया हुआ जो लोन है, डेट है, जो पब्लिक डेट, डिटेल में बताऊंगा बता बाद में, अभी के लिए थोड़ा सा इसको समझ लो बस। उसको भी मैनेज करता है कि कम ज़्यादा लोन वगैरह वगैरह। एडवाइस तो मैंने कहा था बेटा आरबीआई सर्वे कराता रहता है और उस बेसिस पे एडवाइस देता रहता है गवर्नमेंट को कि उसे अपनी पॉलिसीज़ क्या रखनी चाहिए। ठीक है, तो डेफिसिट फाइनेंसिंग, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब समझ लो बेटा, जब एक इंसान के पास खर्चे ज़्यादा हो और कमाई कम हो, मतलब एक इंसान ने 50,000 रुपये खर्च करने इस महीने, लेकिन उसके पास सिर्फ 30,000 रुपये हैं, तो जो बाकी के 20,000 है ना बेटा, उसके लिए अगर आरबीआई अलग से नोट छाप देना, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के खर्चे ज़्यादा हों और कमाई कम हो, तो जो अमाउंट बचेगा बेटा उसके लिए अगर आरबीआई नोट छाप देना है तो उसको बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग, मतलब इशू ऑफ न्यू करेंसी, एक तरीके से ये है।
लेकिन कब? जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स आर मोर देन गवर्नमेंट रिसिप्ट्स। डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी का मतलब होता है बेटा कि $1 70 था और $1 हम लोग 75 मान लें, इसको बोलते हैं डिवैल्यूएशन ऑफ मनी। ये करते क्यों है बेटा, ये डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको। फॉरेन एक्सचेंज रेट हमारा चैप्टर है, वहाँ पे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी मतलब है बेटा कि किन चीज़ों पे आप बैन लगा रहे हो। जैसे अभी हम चाइनीज़ प्रोडक्ट पे इंडिया में बैन लगा रहे हैं ना बेटा, वो हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है। ठीक है, किन चीज़ों को सेल परचेज करना आपने आसान बना दिया है, आप मना नहीं कर रहे, ये सब। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी भी बेटा इस करेंसी से रिलेटेड है कि $1.70 या $1.80, तो उसके रिगार्डिंग भी डिटेल में हम लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही बेटा, बाकी के भी अभी 4 फंक्शंस और बचे हुए हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम लोग इसको पार्ट्स में करेंगे। तो सेकंड पार्ट में उसके बारे में बात करेंगे डिटेल में। सो अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।